हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और आज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम जानेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज के बारे में। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज जो हैं उसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। So today we will discuss about mitochondria and remember we are preparing for NEET 2021 और ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो NEET 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी 11th क्लास में हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज कौन से हुए? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देखिए उनके पास अपना डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। एक सेल होता है, सेल में डीएनए होता है, आरएनए होता है, सेल में राइबोसोम्स भी होते हैं। लेकिन हाँ, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्जी बॉडीज पढ़ा, ठीक है, वैक्यूल, लाइसोसोम पढ़ा, उनमें किसी में भी आपको नहीं देखने को मिला डीएनए, आरएनए अलग से। लेकिन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले ऐसे होते हैं जिनके पास अपना डीएनए होगा, अपना आरएनए होगा। ठीक है, एक तरह से इनको एक सेल की तरह ही माना जाता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं और ये अपना बहुत सारा काम जो है वो खुद से कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर सेमी ऑटोनोमस। मतलब कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं है, सेमी ऑटोनोमस है, क्योंकि अभी भी अपने कुछ फंक्शंस के लिए ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होते हैं। इनको अपना पूरा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत होती ही होती है। अगर आपसे पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्यों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज कहा जाता है, क्योंकि उनके पास अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज तो आपके पास आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दे हैव देयर ओन डीएनए, आरएनए एंड 70S राइबोसोम्स। देखिए एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और क्लोरोप्लास्ट भी होगा। क्लोरोप्लास्ट होगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होगा। सेल में जो अपने राइबोसोम होंगे वो होंगे 80S राइबोसोम, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं 70S राइबोसोम। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया जो एनिमल सेल में होता है उसकी मोर स्पेसिफिकली बात करूंगी, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, उसमें 55S राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन आपको यही बताया जाता है मेनली कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो 70S राइबोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम होते हैं, जबकि सेल में कैसे पाए जाएंगे? 80S राइबोसोम पाए जाएंगे। पॉपुलरली इन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज को कहते हैं सेल विद इन सेल, मतलब एक सेल के अंदर दूसरी सेल। क्यों? क्योंकि सेल में भी डीएनए है, आरएनए है और इनके पास भी अपना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए और आरएनए है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है सेल विद इन सेल, और ये रिजेंबल करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो देखने में, उनकी प्रॉपर्टीज जो है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल की तरह लगता है। तो इसीलिए जो ये सेल विद इन सेल वाली बात की गई, इसके लिए दी गई है एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जिसको दिया था अल्टमैन, शिम्पर एंड मार्गुलिस ने। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसके साथ जुड़ा है वो जुड़ा है मार्गुलिस का। तो कई बार पूछा जाता है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो थी वो किसने दी थी। अगर तीनों ऑप्शन में है और ऑल ऑफ द अबव है तो आपको तीनों करना है, लेकिन अगर तीन ऑप्शन में है, मतलब चौथा कोई और ऑप्शन भी है, तो आपको मेनली जो पिक करना है वो है मार्गुलिस। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो मार्गुलिस ने दी थी। अब इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में होता क्या है? ठीक है, ये देखिए आगे मैं यहां से समझाती हूँ आपको डायग्राम से। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, आपको दिखाई दे रहा है एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होने लगा, अंदर की तरफ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो न्यूक्लियस है वो फॉर्म होने लगा। मतलब डीएनए तो पहले था, लेकिन प्रोकैरियोट में नेकेड डीएनए होता है। इन्वेजिनेशन की वजह से क्या हुआ? न्यूक्लियस जो डीएनए है उसके आसपास
न्यूक्लियस बन गया, ठीक, मेम्ब्रेन आ गई, वो ट्रू न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। तो ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से जो डीएनए है उसके आसपास मेम्ब्रेन आ गई, वो एक तरह न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। तो इसको हम बोल देंगे अब प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल। अभी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो एंडोसिम्बाइसिस में क्या हुआ कि एक, ये देखिए यहाँ ट्रू न्यूक्लियस तो बन चुका है, अब क्या हुआ, इस बड़ी सी सेल में एक एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एंटर कर गया। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस हमने पढ़ा था, एंडोसाइटोसिस हुई एक एरोबिक बैक्टीरियम की, ठीक। और वो एरोबिक बैक्टीरियम जो है वो इस सेल में जाके क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। दूसरी एंट्री हुई साइनोबैक्टीरियम की। तो साइनोबैक्टीरिया जो था वो क्या कर सकता था, फोटोसिंथेसिस हो सकती थी उसमें। तो साइनोबैक्टीरियम जो है वो बन गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं सेल विद इन सेल। ये कहा जाता है कि एक पहले प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन हुई, उसमें न्यूक्लियस बन गया, तो वो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल बन गई। फिर उसके बाद उस सेल में जो है वो एरोबिक बैक्टीरियम एंटर किया, वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक। फिर इस तरह से एक एनिमल सेल बन गई। फिर एक दूसरी किसी सेल में क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी एंटर कर गया और क्या बन गया, प्लांट सेल बन गया, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है। दरअसल क्लोरोप्लास्ट जो है उसके लिए कौन एंटर किया, साइनोबैक्टीरियम एंटर किया। आई होप आपको समझ आया है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर द रिजल्ट ऑफ एंडोसाइटोसिस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो बना वो किसकी वजह से बना, एरोबिक बैक्टीरिया की एंडोसाइटोसिस की वजह से, जबकि क्लोरोप्लास्ट आर रिजल्ट्स ऑफ एंडोसाइटोसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन सा होता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया। तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है कि वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की वजह से बना। इन बोथ केसेस बाय लार्ज एनारोबिक बैक्टीरियम हु वुड नॉट अदरवाइज बी एबल टू एग्जिस्ट इन एन एनारोबिक इन्वायरमेंट। दोनों ही केसेस में क्या था कि एक बड़ा सा लार्ज एनारोबिक बैक्टीरिया था, ठीक है। देखो, जब तक उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया था, या फिर उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही थी, ठीक। तो एक ऐसा बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया था जिसमें कि क्या नहीं हो रहा था, वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, जो कंडीशंस थी, तो उसको जो है किसी की हेल्प चाहिए थी, तो उसको, उसमें एंडोसाइटोसिस हुआ दूसरे किसी एरोबिक बैक्टीरिया का। जो वो दूसरा जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो एनारोबिक बैक्टीरिया में जाके क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा बन गया, ठीक है। दिस अरेंजमेंट बिकेम म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप फॉर बोथ सेल्स। अब एरोबिक के लिए और एनारोबिक के लिए, दोनों के लिए ही वो क्या हो गया, म्यूचुअल रिलेशनशिप। कैसे, जो एरोबिक बैक्टीरियम था उसको जो है एक होस्ट मिल गया, और जो एनारोबिक बैक्टीरियम था उसको जो है वो रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गेनेल ही मिल गया, एक तरह से वो ऑर्गेनेल हो गया उसके अंदर जाके, ठीक है। उसको रेस्पिरेशन, वो रेस्पायर करने लगा, एनवायरमेंट कंडीशन में सर्वाइव करने लगा, तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप हुआ। तो आप फिर से सुन लीजिए, दोबारा से बोल रही हूँ। एंडोसिम्बायोटिक जो थ्योरी थी वो दी थी मार्गुलिस ने। उन्होंने बताया कि एक पहले एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट था, वो समहाउ प्रिमिटिव यूकैरियोट बना, जिसमें उसके आसपास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। लेकिन अभी भी जो था ये प्रिमिटिव यूकैरियोट जो था वो एनारोबिक था, मतलब एक तरह से एनारोबिक बैक्टीरिया की तरह था। पूरी तरह से हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये प्लांट सेल बन गई थी या एनिमल सेल बन गई थी। अब ये जो एनारोबिक सेल है इसके लिए, इसमें न्यूक्लियस तो बन गया, लेकिन इसके लिए जो नेचुरल कंडीशंस हैं उनमें सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। तो क्या हुआ, इसने एंडोसाइटोसिस किया एक एरोबिक बैक्टीरियम का, वो एरोबिक बैक्टीरियम इसमें अंदर जाके बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। फिर उसी तरह से इस सेल ने अपना खाना बनाना था, तो अपना खाना बनाने के लिए इसने एंडोसाइटोसिस की साइनोबैक्टीरियम की, ठीक है। तो इस तरह से साइनोबैक्टीरियम बन गया क्लोरोप्लास्ट और एरोबिक बैक्टीरियम बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल सेल में साइनोबैक्टीरियम जो है वो नहीं आया होगा, और सिर्फ मतलब ऐसी सेल जिनमें साइनोबैक्टीरियम की एंडोसाइटोसिस नहीं हुई, सिर्फ एरोबिक बैक्टीरियम की ही एंडोसाइटोसिस हुई, वो सेल बन गई एनिमल सेल। और जिन सेल्स में साइनोबैक्टीरियम एंड एरोबिक बैक्टीरियम दोनों की ही एंडोसाइटोसिस हुई, वो बन गई प्लांट सेल्स, ठीक है। समझ आ गया। तो इसके लिए एविडेंसेस क्या हैं, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हैं उन दोनों का ही साइज कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल के बराबर है।
और दोनों ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है उनमें हमें डिवीजन देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। बाइनरी फिजन आपको देखने को मिला। फिजन क्या देखने को मिलता है आपको? फिजन आपको देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। एक और एविडेंस क्या है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में 78 राइबोसोम्स होते हैं, वैसे ही किसमें, जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उनमें कैसे है 78 राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स। हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा था कि उसमें डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं, लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए देखेंगे तो अगेन हमें वो सर्कुलर दिखाई देगा और उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगी, ठीक, और ना ही उसमें न्यूक्लियर एनवेल्प होता है। जीन्स जो है वो प्रोकैरियोट की तरह, ठीक है, प्रोकैरियोटिक की तरह सिमिलर होती हैं बट डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स, ठीक है, समझ गए? जीन्स प्रोकैरियोट की तरह ज्यादा सिमिलर होंगी, यूकैरियोट से अलग होंगी। तो सेल विद इन सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हो गए। समझ आ गया होगा तो बता दीजिएगा, नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम हमने नहीं सुना होता है, लेकिन हायर क्लासेस में हम पढ़ सकते हैं, इसीलिए आपका जानना जरूरी है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम, फाइला, वर्मिक्यूल्स, प्लास्टोकॉन्ड्रिया एंड कॉन्ड्रियोमाइट भी कहा जाता है। इस तरह के नाम अगर आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में माइटोकॉन्ड्रिया आना चाहिए, और अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कॉन्ड्रियोसोम, फाइला, वर्मिक्यूल, प्लास्टोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोमाइट, तो आपको इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए दैट दे आर टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। सो हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? इट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1857। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया? कॉलिकर ने डिस्कवर किया। कहां से डिस्कवर किया? इसको डिस्कवर किया था स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट में, और वो कौन सा इंसेक्ट था? कॉकरोच। कॉकरोच की जो थाई मसल्स हैं, जो थाई मसल्स हैं उनमें स्ट्रिएशन आपको, धारियां धारियां आपको देखने को मिलेगी। आप +1 वालों को, जो अभी आए हैं, उनको नहीं पता होगा कि वो स्ट्रिएशन कैसे बनेगी, लेकिन 12th वालों को जरूर पता होगा। अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की गई थी वो कॉकरोच की थाई मसल में की गई थी, जिनमें की स्ट्रिएशन थी। तो कई बार हमें ऑप्शन आता है स्ट्रिएटेड मसल ऑफ इंसेक्ट, और कई बार आ जाता है थाई मसल्स ऑफ कॉकरोच। प्लांट्स में इसको डिस्कवर किया था मीव्स ने, ठीक। Who coined the term mitochondria? मोस्टली आप कंफ्यूज हो जाते हैं, who discovered mitochondria and who coined the term mitochondria? Then remember, mitochondria को डिस्कवर किया था कॉलिकर ने, लेकिन उसका नाम दिया था बेंडा ने। Who discovered mitochondria? कॉलिकर। Who coined the term mitochondria? It was coined by बेंडा। और पहला जो आइसोलेट किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया, वो बेंसले एंड होयर ने किया था माउस की लीवर सेल से। समझ गए? ढूंढा कहाँ? कॉकरोच की थाई मसल में ढूंढा। कॉकरोच एक इंसेक्ट है और वो थाई मसल जो थी वो स्ट्रिएटेड मसल्स थी, और सबसे पहले इनको बेंसले एंड होयर ने माउस के लिवर से निकाला था। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गिवन ऑन योर एनसीईआरटी। इसके बाद आप एनसीईआरटी लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने अर्लियर जो लेक्चर है, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, उनमें बताया था कि जहां भी न्यूक्लियस नहीं, जहां भी डीएनए होता है वहां पे सिक्योरिटी डबल हो जाती है, मतलब वहां पे आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो न्यूक्लियस पे डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, और इन सबके पास आपको देखने को मिलता है डीएनए। सो माइटोकॉन्ड्रिया में है डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां पे दिया हुआ है, देखिए, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर का जो पूरा हिस्सा है, उसका अंदर जो भी वो सराउंड करती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक।
अब ऑक्सीजोम्स देखने को मिलते हैं, जो ये जो क्रिस्टी बने हैं, जो आपको ये इन्वेजिनेशन दिख रही है ना इस तरह से, ठीक है, फोल्ड्स, इन्वेजिनेशन या फोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं और इनको हम कहते हैं क्रिस्टे। इन क्रिस्टे पे आपको ऑक्सीजोम नजर आता है, ठीक है। एटीपी की फॉर्मेशन के लिए वो ऑक्सीजोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस आता है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर इनर मेम्ब्रेन अपने अंदर जो मटेरियल्स उसको सराउंड की हुई है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है उनको बोलते हैं हम क्रिस्टे। क्रिस्टे पे ही हमको ऑक्सीजोम देखने को मिलते हैं, और वो ऑक्सीजोम दे प्ले अ रोल इन फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन जो है वो होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्मेशन को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। तो दिस इज द फिगर 8.7 फ्रॉम योर चैप्टर 8 एनसीईआरटी, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक, तो चलिए अब एनसीईआरटी से हम फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। एनसीईआरटी के अलावा भी हम करेंगे और आज ही हम पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट कर देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिसको सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियन भी कहा जाएगा, जब तक उनको अच्छे से स्टेन नहीं किया जाता, किसी डाई का यूज नहीं किया जाता, आप उनको माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करना पड़ेगा तभी वो दिखेंगे, अदरवाइज वो नहीं दिखेंगे। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो भी हर सेल में अलग अलग होगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो सेल कितनी एक्टिव है और कितना एनर्जी उसको चाहिए। जितनी सेल को एनर्जी चाहिए उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो मोर एक्टिव इज द सेल, मोर विल बी द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो शेप और साइज की बात करते हैं हम, तो हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो समझ गए आप कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वेरिएबल होगा, डिपेंड करेगा सेल कितना एक्टिव है, और जो शेप और साइज होगा वो भी डिफरेंट होगा। टिपिकल जो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल शेप्ड, ठीक है, जिसका डायमीटर है 0.2 to 1.0 माइक्रोन मीटर। एवरेज 0.2 to 1 के बीच में एवरेज लिया गया 0.5 माइक्रोन मीटर, और इसका लेंथ होता है 1.0 to 4.1 माइक्रोन मीटर। समझ गए आप, टिपिकल जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसका शेप सॉसेस हो सकता है या फिर सिलिंड्रिकल हो सकता है, डायमीटर है 0.2 to 1.0 माइक्रोन मीटर, एवरेज हमने लिया 0.5 माइक्रोन मीटर, और लेंथ जो है वो है 1.0 to 4.1 माइक्रोन मीटर। दिस इज एनसीईआरटी, यू हैव टू रिमेंबर दिस डाटा, ओके। तो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है हर एक माइटोकॉन्ड्रिया, with the outer membrane and inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें कि क्या है, एक बाहरी मेम्ब्रेन है, एक अंदर मेम्ब्रेन है। अब दो कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, एक दो मेम्ब्रेन के बीच में कंपार्टमेंट बनेगा और एक जो अंदर वाली मेम्ब्रेन अपने में एंक्लोज करेगी। तो दो एक्वस कंपार्टमेंट्स होते हैं, द आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट इज मेनली मैट्रिक्स, और जो आउटर कंपार्टमेंट है जो आपने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पढ़ा, एक तरह से वही होता है। देखिए, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। समझिए ना आप, मैंने कहा ना मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस बनेगा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और एक वो इनर जो कंपार्टमेंट होगा वो कंपार्टमेंट होगा जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा ना, जो मेम्ब्रेन जो है इनर मेम्ब्रेन इंक्लोज करेगी। तो उसमें आपको होमोजीनस सब्सटेंसेस दिखाई देंगे, मतलब सारी कंपोजिशन क्या दिखाई देगी, बराबर दिखाई देगी। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो कौन सा है, आउटर मेम्ब्रेन। तो लिमिटिंग बाउंड्री क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, आउटर मेम्ब्रेन। कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टे, सिंगल हम बोलते हैं क्रिस्टा। तो मैंने कहा था कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में जो आपको फोल्ड दिखाई दिए उनको कहते हैं हम क्रिस्टे। अब ये क्रिस्टे क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। तो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, आउटर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम होता है बेटा, ठीक है। क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड कर जाती है, क्रिस्टे बना देती है, एंड दिस क्रिस्टे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ठीक। जो दो मेम्ब्रेन है, दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। दोनों मेम्ब्रेन के पास क्या, मैट्रिक्स के पास अपने अलग एंजाइम होंगे, आउटर मेम्ब्रेन के पास अलग एंजाइम्स होंगे, इनर मेम्ब्रेन के पास अलग एंजाइम्स होंगे। एडिशनल में हम ये हर एक बात क्लियर करेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एक साइट है, इंपॉर्टेंट साइट, वहीं पे एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। यही सेलुलर सेल की जो एनर्जी है फॉर्म करते हैं, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। इसीलिए इनको कहा जाता है powerhouse of the cells. They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouses of the cell. तो कौन से ऑर्गेनेल को powerhouse of the cell कहा जाता है? These are mitochondria. They are the site of aerobic respiration and they are producing ATP. ओके, मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में आपको क्या देखने को मिलता है, मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, थोड़े आरएनए मॉलिक्यूल्स, 70 एस राइबोसोम्स। मैंने कहा वो मतलब एप्रोप्रिएट कहेंगे तो 55 एस राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है 70 एस राइबोसोम, बात ही खत्म हो गई है, ठीक है। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है और बाकी के कंपोनेंट जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाइनरी मतलब फिजन से, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करेगा, फिजन से डिवाइड करेगा। तो और कंपोनेंट कौन से होते हैं, जैसे कि कुछ आयंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये और पूरी की पूरी बात हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कर दी। आगे हम थोड़े एडिशनल पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपने समझ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच में स्पेस है। इनर मेम्ब्रेन एक एरिया रीजन जो है वो बाउंड करती है, जिसको वो सराउंड करे, उसको बोलेंगे हम मैट्रिक्स, ठीक है। सब में अपने अपने एंजाइम्स हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट कैन बी रिमूव्ड, और इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, इसको हम रिमूव करते हैं डिजिटोनिन की हेल्प से, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी रिमूव बाय डिजिटोनिन। अब जिस माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको हम कहते हैं माइटोप्लास्ट, ठीक है। अब क्रिस्टे हमने पढ़ा कि वो है मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, कौन सी मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, और इन पे क्या होते हैं ऑक्सीजोम्स। अब ये ऑक्सीजोम क्या है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है उस पे क्रिस्टे बने हैं, इनफोल्डिंग है उसकी, उस पे ऑक्सीजोम है। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। जो ATP बनेगी ये ऑक्सीजोम्स ही हेल्प करेंगे उसमें, F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है, जो बनेंगे उसको हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल, हम इसको मेनली बोल देते हैं ऑक्सीजोम। टर्म जो थी ऑक्सीजोम दी थी लैंजर ने। ये बहुत जरूरी होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजोम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इनके पास होता है एंजाइम ATPase, और उसी एंजाइम्स में आपको एक F1 हिस्सा देखने को मिलता है, एक F0 हिस्सा देखने को मिलता है, और ऑक्सीजोम को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F1 पार्टिकल भी कहते हैं। मैट्रिक्स में आपने पढ़ा 78 राइबोसोम है, 2 से 6 सर्कुलर डीएनए होंगे, एंजाइम्स होंगे, और आयन बोला ना, प्रोटीन को बनाने का बाकी का मटेरियल जैसे कि मैंगनीज आयन, मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयंस, ठीक। अब हमने एनसीईआरटी पे ये भी पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपने अपने मतलब हर रीजन में जो है वो अपने अपने एंजाइम्स हैं। तो आइए जानते हैं एंजाइम्स फाउंड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
जो आउट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जहां पे मैं बोलूंगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद रखना ही पड़ेगा। एक काम करिएगा, बार बार इसको पढ़िए, याद रहे ना रहे, कम से कम आपको ऑप्शन देख के याद आना चाहिए कि आउटर मेम्ब्रेन में है या इनर मेम्ब्रेन में है। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंड फैटी एसिड कोएंजाइम A लाइगेज, ये पाए जाते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आता है और उसमें होता है एडिनाइलेट काइनेज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, एंड न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। ठीक है, और ये जो काइनेज है कहीं ना कहीं ये एटीपी को बनाने में और तोड़ने में लगते हैं। ठीक है, तो इंटर मेम्ब्रेन में हो गया एडिनाइलेट काइनेज एंड न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। अब इनर मेम्ब्रेन में कौन कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में जो एंजाइम पाए जाएंगे उनमें है एटीपी सिंथेज, हमने पढ़ा ना। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स है, क्रिस्टे पे ऑक्सीजोम है, ऑक्सीजोम पोजेस करता है एटीपी सिंथेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करेगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इस यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज होगा, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, इज एन एंजाइम ऑफ क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में आप क्रैब साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज उसका एक एंजाइम है। मैट्रिक्स में पाए जाते हैं क्रैब साइकिल के एंजाइम्स, और पायरुवेट और फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए भी एंजाइम्स मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। तो मैम आपने अभी कहा कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इट इज एन एंजाइम ऑफ क्रैब साइकिल, फिर आप लिख रहे हैं कि क्रैब साइकिल के जो एंजाइम है वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो हाँ, क्रैब साइकिल के सारे एंजाइम जो हैं वो पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज एन एक्सेप्शन। इट इज एन एंजाइम ऑफ क्रैब साइकिल बट इज नॉट फाउंड इन मैट्रिक्स एंड इज फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन के और मैट्रिक्स के एंजाइम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हम एक सेल में पूरे के पूरे एंजाइम्स देखते हैं बच्चा लोग, उनमें से 70% जो हिस्सा होता है एंजाइम्स का वो आपको कहां देखने को मिलेगा, वो हिस्सा आपको देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, समझ गए, 70% ऑफ सेल्स एंजाइम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किसमें पाए जाते हैं, आंसर आएगा लाइसोसोम। फिर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा जो है एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेंबर अगर एंजाइम के आगे लिखा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में जो सबसे ज्यादा रिच होता है ऑर्गेनली वो होता है लाइसोसोम। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट इज मोर परमिएबल एंड ऑल्सो पोजेस पोरिन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज्यादा परमिएबल है, उसमें पोरिन्स भी हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट है उसमें लिपिड जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है, inner membrane is less permeable and act as a functional barrier and does not allow small ions or substances to pass through। देखिए inner membrane बहुत ही कम permeable होती है और ये functional barrier की तरह काम करती है, बहुत कम molecules को आने जाने देती है। ठीक, अब inner membrane में जो है वो लिपिड कम मिलेंगे, प्रोटीन्स ज्यादा मिलेंगी, और inner membrane ही प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट समझते हैं ना आप, एक तरफ जो है H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, एक तरफ जो है वो कम होगी। तो इनर मेम्ब्रेन ही प्रोटॉन ग्रेडियंट को फॉर्म करेगा जो कि एटीपी की प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, क्योंकि आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है, कहीं ना कहीं जो रेस्पिरेशन है, वो फोटोसिंथेसिस है, वो इसी सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए क्रिस्टे जो टर्म थी किसने दी, क्रिस्टे जो टर्म थी वो दी थी पैलेट ने, और ये साइट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैंने क्या कहा, फॉस्फोराइलेशन होता है एटीपी का बनना। एटीपी का बनना क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन
और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो, ऑक्सीजन लास्ट में उसमें होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस जो है मोस्टली होती हैं एटीपी को बनते हुए, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मार्कर एंजाइम अगर हम कहेंगे कौन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके पास इनर मेम्ब्रेन में। फिर हमने पढ़ा था कि हर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया उनका नंबर है वो वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि सेल कितना एक्टिव है, उसको कितना एनर्जी चाहिए। तो माइक्रोस्टेरियस एल्गी है, देखिए इसमें एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्वेस जो है ये एक प्रोटोजोन है जिसमें एक सेल में 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। रीनल ट्यूब्यूल में 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। लीवर सेल में 1000 to 1600। स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको बोलते हैं नेबनकर्ण। स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेबनकर्ण। और एक स्पर्म में आपको 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे। सी अर्चिन में आपको नजर आएंगे 13,000 से 14,000 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो पूरा सिस्टम होगा, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे किसी सेल में, उसको हम बोलेंगे कॉन्ड्रियोम। द माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम ऑफ अ सेल इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोम। अब हमने एनसीईआरटी में ये भी पढ़ा था कि आप माइटोकॉन्ड्रिया को देख ही नहीं सकते हैं जब तक कि आप उसको डाई नहीं करेंगे। अब कौन सी डाई से जो है स्टेन नहीं करेंगे, कौन सा स्टेन जो है वो यूज किया जाएगा? जेनस ग्रीन, याद रखिएगा, जेनस ग्रीन और जेंशियन वॉयलेट याद रखिए। बैक्टीरिया को भी हमने स्टेन करने के लिए जेंशियन वॉयलेट का यूज किया था। मेनली आप याद रखिए स्टेन बाय जेनस ग्रीन। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? जेनस ग्रीन। सिक्विच ने इनको कहा था पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक सा लिपिड पाया जाता है जिसको कहते हैं कार्डियोलिपिड। इज अ यूनिक लिपिड प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप बोलोगे मैम मैं बोलूंगी माइटोकॉन्ड्रिया का कलर थोड़ा येलोइश सा होता है कि मैम हमें दिखा तो नहीं, लेकिन आप जब देखते हैं तो आपको थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का कलर येलोइश दिखता है। किसकी वजह से होता है? राइबोफ्लाविन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का कलर जो है बेटा थोड़ा येलोइश आएगा। क्लोराम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकता है। याद रखिएगा, क्लोराम्फेनिकोल इज एन एंटीबायोटिक दैट कैन स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन प्लांट सेल में ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। तो यू हैव टू टेल मी कि प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेल फिर कौन सा होगा? अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट सेल में वो सेकेंड लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट कौन सा है? ठीक है, अब ये आपको कहाँ नहीं देखने को मिलेगा? आरबीसी में और एनोरोबिक, जिनमें जो एनोरोबिक मतलब रेस्पायर नहीं करते हैं जो यूकेरियोट्स, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा। अब यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को नेस्नास ने डिस्कवर किया था और जो डीएनए उन्होंने देखा था वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था जो कि एनकोड कर रहा था 13 जीन्स को। ठीक है, फिर ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है इट इज हैविंग 16,569 बेस पेयर्स जो कि टोटल 37 जीन्स को एनकोड करता है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का दैट इज क्वाइट हाई, क्योंकि इसमें ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। यू शुड नो ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो बाइंड करते हैं बेटा, ये दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं जो कि किससे बेसिस हैं? ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं जो बाइंड करते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और अडेनिन एंड थाइमिन जो है वो जुड़ते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अडेनिन और थाइमिन को अलग करना इजी होता है, ग्वानिन और साइटोसिन को थोड़ा टफ होता है। तो हमने कहा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ज्यादा देखने को मिलता है ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट, इसीलिए इसके पास हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये किस में इन्वॉल्व होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मैटरनल इनहेरिटेंस। देखिए मदर से जो आता है, ठीक है, जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया मेनली मिलेगा आपको ही वो मदर से मिलेगा, तो इट इज इन्वॉल्व इन मैटरनल इनहेरिटेंस। फिर ऑर्थोडॉक्स माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है और कॉन्डेंस्ड माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स माइटोकॉन्ड्रिया। और एक्टिव फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कॉन्डेंस्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फंक्शन क्या आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में आप
आपको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आपको कहां देखने को मिलेगी, इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टे पे जो ऑक्सीसोम्स हैं, ठीक। बाकी ये क्या फंक्शन करेगा, इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, सेल की एक्टिविटी कम होगी, सेल के पास एनर्जी कम होगी। अगर सेल को एनर्जी ज्यादा चाहिए, उसको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये रेगुलेट करेगा सेल की एक्टिविटी को, ठीक। सेल की प्रमोट द सेल ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन, तो ये सेल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, सेल को मल्टीप्लाई करने में भी हेल्प करता है। हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लीवर सेल, लीवर सेल से अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बेटा प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, जैसे आप हमारे हाथ देखते हैं, आपको 2 फिंगर्स के बीच में जो है वो स्पेस नजर आता है। जब हमारा जाइगोट बनता है तो मास ऑफ सेल्स होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सेल डिफ्रेंशिएट होती हैं, कुछ सेल जो है वो मरती भी हैं। प्रोग्राम सेल डेथ मतलब सेल खुद से ही जो है वो खत्म हो जाती है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल, जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। कहीं ना कहीं ब्लड में जो डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, उनको बनाने में, हार्मोन्स को बनाने में, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनको बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ सेल। ये कैल्शियम आयन को भी रेगुलेट करता है कि सही से उनकी मात्रा बनी रहे। किसमें हेल्प करता है, और सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल को डिफरेंशिएट करने में, सेल सिग्नलिंग में, सेल सेनेसेंस में, कंट्रोलिंग ऑफ द सेल साइकिल एंड इन सेल ग्रोथ। हमने पढ़ा तो कि सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा। सेल ग्रोथ एक सेल साइकिल के टाइम का ही फेज होता है, तो सेल लास्ट में सेनेसेंट हो जाती है, मरने लगती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड हैं, तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर उसमें थोड़ी सी भी इरेगुलरिटी आती है, एनी इरेगुलरिटी इन द वे माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस कैन डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, बट ऑफन इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज सिम्टम्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन जो है वो सिम्टम्स वेरी करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स के। तो जनरली हम पता नहीं लगा पाते हैं कि ये बीमारी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से हुई है। थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया से जो बीमारी होती है उसको जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और कुछ केसेस में ऑर्गन को फेल करते हैं। तो एल्पर्स डिजीज और लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होते हैं। एल्पर डिजीज में क्या होता है बेटा, जो आपका ये जो न्यूरो डेवलपमेंट होनी है, दिमाग का पूरा डेवलपमेंट होना है, ठीक है, तो उसमें कमी आती है, डिमेंशिया, आपको भूलने की आदत हो जाती है, ठीक है। लीवर डिजीज भी हो जाती है, जो एल्पर डिजीज जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आप देख रहे हैं लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी। लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जो आपकी रेटिना में, आंखों में होता है रेटिना, उसमें पाई जाती है गैंग्लियन सेल्स, ठीक है, उनका डीजनरेशन होता है। ऑप्टिक मतलब देखने से रिलेटेड है, तो आप समझ लेंगे कहीं ना कहीं रेटिना से रिलेटेड हुआ। दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको जो एनसीईआरटी है उसके अलावा जितने भी नोट्स हैं बेटा वो सारे बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, स्टे सेफ।